ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 JLM श्री विजयनगर। स्वागत है आपका आज की इस यूट्यूब क्लास में। आज हम BA फर्स्ट ईयर इतिहास विषय की पाठ्यक्रम पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि इस बार MGSU यूनिवर्सिटी की ओर से सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो रहेगा वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर आधारित रहेगा। सेकंड जो सेमेस्टर है वह सब्जेक्टिव लिखित पेपर होगा। इसके अंतर्गत इतिहास प्रथम, इतिहास द्वितीय 2 पुस्तकें इसके अंतर्गत आती हैं। इतिहास फर्स्ट की प्रथम पुस्तक का नाम है भारत का इतिहास, जो कि आरंभ से 300 ईस्वी तक का जो पाठ्यक्रम है इसमें निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो सेकंड बुक है इतिहास की, इसमें विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास पुस्तक ली गई है। इसके अंतर्गत 1453 से लेकर 1870 तक का इतिहास की अंतर्निहित घटनाओं की जानकारी इस पाठ्यक्रम में दी गई है। अब बात करते हैं सेमेस्टर प्रणाली पे। सेमेस्टर के अंतर्गत हर विषय के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसा कि फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कुल 40 प्रश्न निर्धारित हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वह 1.5 अंक का रहेगा। इस प्रकार 40 प्रश्नों के कुल जो अंक निर्धारित किए गए हैं वह 60 रखे गए हैं। 60 नंबर का एग्जाम होगा, हिस्ट्री फर्स्ट और हिस्ट्री सेकंड का। इसी प्रकार 15 नंबर कॉलेज से इंटरनल मार्क्स भेजे जाएंगे। इंटरनल मार्क्स भेजे जाएंगे। इस प्रकार फर्स्ट पेपर 60 + 15 75 नंबर का होगा। इसी श्रृंखला में द्वितीय पेपर विश्व का इतिहास की रूपरेखा भी इसी प्रकार से रहेगी। इसके अंतर्गत भी कुल 40 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का रहेगा। इस प्रकार टोटल नंबर जो है 60 रहेंगे। इसके अंतर्गत भी 15 मार्क्स कॉलेज से इंटरनल एग्जाम के माध्यम से दिए जाएंगे। इस प्रकार टोटल हो गया ये 75। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है 75 फर्स्ट पेपर, 75 ही सेकंड पेपर रहेगा। 150 नंबर का रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वह किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे। हाँ जी, आइए अब चलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर जो है पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि A,
बी सी डी ई। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत 4 ऑप्शन ही निर्धारित होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी, उसमें से एक पे टिक करना होता है। लेकिन इस बार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत 5वां ऑप्शन भी दिया गया है, ई, अर्थात इसका अर्थ है अनुत्तरित। अगर किसी छात्र को क्वेश्चन का सही जवाब नहीं पता तो इन 4 ऑप्शन को छोड़कर 5वां ऑप्शन ई भर सकता है, अर्थात ऑप्शन जो है खाली नहीं छोड़ा जाएगा और इसी के अनुरूप क्वेश्चन का जो आंसर है भरकर वो ब्रैकेट में फिल किए जाएंगे और ये रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, ए बी सी या डी। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हल किए जाएंगे। यही क्रम 40 क्वेश्चनों का सेम ही रहेगा। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं फर्स्ट पेपर भारत का इतिहास का जो पाठ्यक्रम है क्या रहेगा। भारत का इतिहास जो पाठ्यक्रम है वो 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। भारत का इतिहास जो कि आरंभ से लेकर 300 ईस्वी तक की घटनाओं की जानकारी है, इसका जो पाठ्यक्रम है 5 इकाइयों में निर्धारित किया गया है। जैसा कि फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक दिया गया है, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक दिया गया है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। फर्स्ट जो इकाई के अंतर्गत पहला टॉपिक जो दिया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो 3 स्रोत हैं, साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके अंतर्गत हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में जो सहायता मिलती है उसके बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वह है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, इसके अलावा पूर्व पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन, आदि संस्कृतियों की महत्वपूर्ण जानकारी। सेकंड टॉपिक के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। फर्स्ट यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई, किसने की, विशाल क्षेत्र इसका क्या रहा, इसके निर्माता कौन थे, नगर निर्माण योजना किस प्रकार से थी, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। जैसा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसी श्रृंखला में वैदिक जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता रही।
तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वेदों की विस्तृत जानकारी, वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति पर पूरा प्रकाश। जैसे कि वैदिक जो समाज था दो भागों में बंटा हुआ था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत तत्कालीन समाज का सामाजिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वह है उत्तरावर्ती हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता। उत्तरावर्ती हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता रहेगा। हड़प्पा व कालीबंगा आहट सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इस प्रकार प्रथम इकाई में निम्नलिखित टॉपिक जिस पर चर्चा की जाएगी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करें। आइए अब चलते हैं सेकंड इकाई में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण, जो दो भागों में किया गया है, पूर्व वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी, इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से रहा, धर्म साहित्य दर्शन के क्या रूप से, इसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक है उत्तर भारत के नवीन धर्मों का उदय। उत्तर भारत में नवीन धर्मों का उदय, जैसे बौद्ध एवं जैन धर्म, जैसे बौद्ध एवं जैन धर्म पर बौद्ध व जैन धर्म का क्या प्रभाव रहा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक व आर्थिक स्थिति। महाजन पद व गणतंत्रीय राज्य एवं गणतंत्रीय राज्यों का उदय। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मगध का उत्थान, मगध का उत्थान हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक। हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक इसकी जानकारी जो है द्वितीय इकाई के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो आइए अब हम चलते हैं थर्ड इकाई में कौन से टॉपिक लिए जाएंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी इकाई पर चर्चा करने के बाद आइए अब हम चलते हैं थर्ड इकाई पर। इसमें कौन कौन से टॉपिक इसमें लिए गए हैं। इसके अंतर्गत मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के स्रोत, मौर्यकालीन सभ्यता संस्कृति के स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी इसकी क्या उपलब्धियां रही,
इसके अलावा अशोक महान, उसके अभिलेखों का वर्गीकरण, उसके अभिलेखों का वर्गीकरण, अशोक का धम्म, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अलावा मौर्य प्रशासन व अशोक के नवाचार, कलिंगा का युद्ध, कलिंगा का युद्ध एवं अशोक पर, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी जो है थर्ड यूनिट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आइए अब हम चलते हैं चौथी इकाई के अंतर्गत किन किन टॉपिक पर विचार किया जाएगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्ड यूनिट जो है मौर्य सभ्यता और संस्कृति से संबंधित रही। तो आइए अब हम देखते हैं चौथी यूनिट जो कि शुंग वंश के साथ प्रारंभ होती है। इसमें पुष्यमित्र शुंग, शुंग की उपलब्धियां, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां किस प्रकार से रही इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सातवाहनों की उत्पत्ति, गौतमीपुत्र शांत करने की उपलब्धियां, गौतमीपुत्र शांत करने की उपलब्धियां, इसकी जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ कुषाणों के राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, कुषाणों के राज्य का उदय, निष्ठ प्रथम की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्रथम की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी इस इकाई के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सुदूर दक्षिण में चेर, चोल और पांड्य राज्य, चेर, चोल व पांड्य राज्य, इनके बारे में चर्चा की जाएगी क्योंकि दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य हैं। चौथी इकाई यही समाप्त होती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इकाई 5 में क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। चौथी इकाई जो थी पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन और दक्षिण भारत के राज्यों से संबंधित रही। इसके साथ साथ कुषाण का प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां का अध्ययन भी चौथी इकाई में ही किया जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं 5वीं इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें शक शासक न्यायपान और रुद्रदामन प्रथम, शकों के प्रमुख शासक न्यायपान और रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की जाएगी।
शक शासक नहपान रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा 200 ईस्वी पूर्व से 200 से 300 ईस्वी पूर्व तक 200 से 300 ईस्वी तक व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति रही, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस इकाई के अंतर्गत धार्मिक जीवन की सर्वेक्षण, कला स्थापत्य शिक्षा का विकास, धार्मिक जीवन का सर्वेक्षण, कला साहित्य, कला के बारे में जानकारी, साहित्य और स्थापत्य शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्राचीन भारत में प्रचलित संवत कौन से रहे, प्राचीन भारत में प्रचलित संवत कौन से रहे, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। ये था फर्स्ट पेपर भारत का इतिहास जो 5 इकाइयों में विभाजित है। इनमें किन किन टॉपिक पर चर्चा की जाएगी इसकी जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रथम इकाई से प्रारंभ करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इस पर अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।